हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम द हिंदू डिस्कस करेंगे और ये हम अब डेली डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये बढ़िया इनिशिएटिव ले आया हूँ मैं। अब हम डेली द हिंदू का डिस्कशन किया करेंगे। सुबह सुबह आपको न्यूज़पेपर, आपके पास न्यूज़पेपर आता है तो मैं एक समरी बता दिया करूँगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ लेना। उसमें से आपका एक बार में ही क्लियर हो जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट है। उससे इससे दो फायदे होंगे। आपको एक तो आर्टिकल या कोई भी न्यूज़ होगी वो अच्छे से समझ में आएगी। दूसरी, आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, या जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट मीनिंग पूछ ले जाते हैं। जैसे जैनिथ हो गया तो जैनिथ का मतलब क्या होता है, अपर लेवल, बिल्कुल टॉप पे। तो इस टाइप की मीनिंग्स हमेशा पूछ लेते हैं, वो वर्ड इनमें यूज होते हैं तो इसलिए। और न्यूज़पेपर तो हर किसी को पढ़ना चाहिए कंट्री में। यानी आप न्यूज़पेपर से अवेयर नहीं है मतलब देश की या विदेश की घटनाओं से अवेयर ही नहीं है तो कहाँ जी रहे हैं फिर। इसलिए चलो इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और आज से हम इसको डेली शुरू करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसी को शुरू करेंगे। सब कुछ हमको नहीं पढ़ना है कि फलाना है उसको लेके भाग गया, इसको लेके भाग गया, ठीक है। देखो, सबसे पहले आज आपको बता दूं कि आज है 15 मई और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी है ये, मेरे को इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी। इसका मतलब है स्पुतनिक बी वैक्सीन रोल आउट इन इंडिया 995 पर डोज। देखो, जो स्पुतनिक वैक्सीन है जो रशिया ने बनाई है वो इंडिया में रोल आउट हो गई है। अब रोल आउट हो गई तो इंडिया में वो कितने रुपए की मिल रही है, 995, यानी 1000 रुपए की। आप मान के चलो वैक्सीन हो गई 1000 रुपए की, यानी महंगी हो गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी शॉर्टेज है वैक्सीन की। आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं लेकिन उस हिसाब से, लोगों के हिसाब से वैक्सीन जा नहीं पा रही है, तो थोड़ी सी चिंता की बात है। इसीलिए हमने क्या किया, अब इसके प्राइस इतने क्यों हैं? इसके प्राइस इसीलिए हैं क्योंकि ये इंडिया में नहीं बनी है, ये हमने बाहर से एक्सपोर्ट किया, इसलिए इसके इतने प्राइस है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आइडिया, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको भी समझ में आए। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये 995 की जो वैक्सीन है वो इंडिया में आ चुकी है, ये लगना शुरू हो गया। और सबसे पहला जो इसका वो लगा है डोज, वो हैदराबाद में लग गया है फ्राइडे को, समझ गए। अब यहाँ से क्या है, देखो ये इन्होंने यही बताया कि 995 पर डोज होगा। अब इसका जो खर्चा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लेंगे और गवर्नमेंट तो इतने में देगी ही। तो आपको अगर ये लगवानी है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपको एक चीज़ बता दूं कि हमको क्या है कि 1.5 लाख डोजेज, यानी अभी हमने केवल 1.5 लाख डोजेज ही इसके बोरो किए हैं, वहाँ से इंपोर्ट किए हैं। बाकी इन्होंने एक चीज़ कही है कि जो लेबोरेटरी है यहाँ की इंडिया में, ये कसौली में, यहाँ पे ये ड्रग टेस्टिंग हो रही है। ड्रग टेस्टिंग हो रही है मतलब ये वैक्सीन जो है बनाने की कोशिश हो रही है अपने भारत में ही। और जब ये बनेगी वैक्सीन तो ये आ जाएगी जुलाई में। अब जुलाई में जब वैक्सीन आ जाएगी तो जुलाई में हमारे यहाँ आ जाएगी तो इसके पैसे हो जाएंगे कम, इसलिए आप आसानी से इजीली इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट देखो, अभी तो 948 है प्लस 5% जीएसटी, तो ये हो जाती है 995। समझ गए? इसमें बस इतना ही था। जब देखो यहाँ कह रहा है वो कि इंडिया आर लाइकली टू हिट मार्केट इन जुलाई, कुड बी चीपर, यानी जैसे ही जुलाई में आएगी तो यहाँ पे ये सस्ती हो सकती है, हम आराम से इसको ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ दोस्तों। अच्छा, एक बात आपको बता देता हूँ कि मैं इसको समझा तो दूंगा लेकिन आपको भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात होती है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स इंक्रीज होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होती है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा क्या है। देखो, दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट B.1.617 स्ट्रेन। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि ये जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, जो हमारे यहाँ पे लगाई जा रही है अपने भारत में, ठीक है, ये तो अपने ही उसने बनाई है, लेबोरेटरी ऑफ पुणे ने, तो ये यहाँ पे लगाई जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी लेस इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, ये B.1.671 स्ट्रेन के अगेंस्ट। ये कौन सा स्ट्रेन है? ये इंडियन स्ट्रेन है। देखो, कोविड के भी अलग अलग स्ट्रेन है, कई कई टाइप हैं, तो इंडिया का जो टाइप है वो क्या है, ये है B.1.617। ऐसे ही अलग अलग जगह के स्ट्रेन है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे यूके का वेरिएंट अलग है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट अलग है, ब्राजील का वेरिएंट अलग है, तो अलग अलग जगह के वेरिएंट है। तो जो हमारा इंडिया का वेरिएंट है ये B.1.671, तो 617, तो उसके अगेंस्ट जो कोविशील्ड और कोवैक्सिन है वो थोड़ी लेस इफेक्टिव है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो लेबोरेटरी है, देखो आईसीएमआर ने क्या कहा है, आईसीएमआर का मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं इसकी। कहाँ पे? पुणे वाली लेबोरेटरी में, जो हमारी पुणे की वायरोलॉजी की ये है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इसमें हम इसको टेस्टिंग करवा रहे हैं। जगह जगह के जो वेरिएंट हैं अलग अलग जगह के, उनको ले रहे हैं। इंडिया में जितने टाइप के वेरिएंट हैं उनको ले रहे हैं और उन पे क्या कर रहे हैं, लोगों पे, उन पे हम इस वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है। तो उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन इफेक्टिव तो है, जो हमारे लग रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये लगवानी तो आपको जरूर है, आपको भी लगवानी है, लेकिन ये उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए हमने स्पुतनिक मंगाई है बाहर रशिया से। बस ये यही कहना चाह रहे हैं। पीएम ने क्या कहा है, देखो, रूरल स्प्रेड इज वरिंग, पीएम कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो गाँव में फैल गया है ना ये, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए हम इसको बहुत जल्दी क्राइसिस को, जो वार फुटिंग टैकल टू द क्राइसिस, बहुत तेज तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे भी कंट्रोल में लाया जाए। इसीलिए ये दोनों भी लगेंगी और जो हमने मंगवाई है स्पुतनिक वो भी लगेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो एक छोटी सी न्यूज़ है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए। कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि फलानी स्पीसीज मिली थी, इसका क्या मतलब है। एक टर्टल की स्पीसीज मिली है दोस्तों। ये टर्टल की देखो, देखने में ये बहुत क्यूट लग रहा है, लेकिन ये खतरनाक है। मतलब जो टोटल स्पीसीज हैं वो लगभग 29 स्पीसीज हैं इंडिया में टर्टल्स की, उनमें से 21 स्पीसीज को ये थ्रेट कर रहा है, यानी उनके लिए ये वल्नरेबल साबित हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो टर्टल की स्पीसीज हैं उनमें ये एक तरह से इंसर्जेंसी का काम कर रहा है, उनको खत्म करने का काम कर रहा है। ये कहाँ मिल रहा है सबसे पहली बात, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। ये मिलता है नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, यानी जो कछुए वगैरह है ये सब ज़्यादातर कहाँ मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ पे, मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। मिजोरम में आइजोल है, देखो इनकी टेस्टिंग कहाँ होती है ये समझ लो। मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, वहाँ पे इनकी टेस्टिंग होती है, तो इसीलिए वहाँ उनके पास ये मिलेगा। अब एक चीज़ समझ लेना, उस तरफ क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहाँ पे भी बहुत सारे टर्टल्स वगैरह और बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं, तो उनके लिए ये जो इकोसिस्टम के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक ये हो रहा है। तो एक तरह से इसको नेटिव स्पीसीज नहीं कह सकते, इसको कहते हैं फॉरेन स्पीसीज, यानी ये बाहर से आती हैं और अंदर वाली जो हमारे यहाँ की स्पीसीज हैं उनको नुकसान पहुँचाती हैं। इसी के बारे में ये थोड़ा न्यूज़ में है, तो थोड़ा आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे ध्यान से, समझ गए। एक बात तो और पढ़ लेंगे कि वल्नरेबल कौन कौन सी स्पीसीज हैं टर्टल में। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, आपको भी थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, और वो क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट में यानी हमारे अरुणाचल में होकर ये जो रिवर आती है ब्रह्मपुत्र, उस ब्रह्मपुत्र की आप राइट किनारे वाली यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उल्टे हाथ वाले और सीधे हाथ वाले दोनों किनारे की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यानी उसकी सहायक नदियां हैं, उनके आप नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आपको एक आती है तो एक लिखें, लिस्ट आती है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे दोस्तों। देखो नेक्स्ट आर्टिकल ये है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 5 पे। बीच के सारे पेजों में कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमको नहीं पढ़नी है। पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं और इसमें ये न्यूज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता रहनी चाहिए। देखो कौन सी न्यूज़ है ये देख लेते हैं एक बार। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी जो मानसून वगैरह की नॉलेज हमको देते हैं वो वाला ये आर्टिकल है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, देखो एक चीज़ समझो आप, जो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है मानसून विभाग, वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो केरला है ना, केरला के जो कोस्ट हैं, यानी वो कहना चाह रहा है केरला में मानसून लगभग 31 मई तक हिट कर जाएगा, यानी वहाँ पे मानसून शुरू हो जाएगा 31 मई तक। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो हमारे अंडमान निकोबार के पार्ट है, देखो अंडमान निकोबार बहुत न्यूज़ में है, वहाँ नीति आयोग की कुछ स्कीम्स भी चल रही हैं, तो जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वो आपको थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया है, जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया है। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो लक्षद्वीप की साइड और यहाँ पे है अंडमान निकोबार, यानी इन जगहों पे थोड़ा सा प्री साइक्लोनिक कंडीशन रहेंगी। जैसे ही केरला में मानसून आएगा, यहाँ केरला है, तो केरला में जैसे ही मानसून आएगा तो ये जो जगह हैं, ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इन जगहों पे क्या होगा, प्री साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएंगी अरबियन ओशन में। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरबियन ओशन है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक सिचुएशन बन जाएगी तूफान टाइप की, यानी जो हमारी तरफ आते हैं उनको साइक्लोन कहते हैं, वो वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो यही कहना चाह रहा है कि 20 मई से 1 मई के बीच में ये मानसून आ जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे अंडमान निकोबार टाइप की जगहों पे, लक्षद्वीप टाइप की जगहों पे ये 2015 की तरह, यानी 2015 में जिस टाइप से कुछ बारिश वुरिश आई थी, जो साइक्लोन आ गए थे, उनकी तरह थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो वो भी तुम्हें बता ही देता हूँ अब जब बात चल गई है तो। एक एल नीनो होता है। देखो एल नीनो क्या होता है माय डियर, एल नीनो का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब कहीं पे टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब बारिश कम होगी, तो बारिश कम होगी, थोड़ा सा सूखा सूखा पड़ जाएगा, उस इफेक्ट को कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। एक होता है लानीनो, एक मिनट, एक होता है लानीनो इफेक्ट। लानीनो इफेक्ट का मतलब क्या है, जस्ट उल्टा है एल नीनो का, जस्ट उल्टा। क्यों, यहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, बारिश कम होती है उस इलाके में। लानीनो का मतलब है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होता है, एक तो फ्लड आ सकता है, फ्लड की वो बन जाते हैं चांस, और दूसरा साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती हैं, यानी वहाँ पे तूफान वगैरह की सिस्टम बन जाता है, तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। बस यही कहना चाह रहा है आईएमडी, इन्होंने थोड़ी सी प्री फोरकास्टिंग कर दी है कि इस चीज़ से सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो दोस्तों डायरेक्ट आ जाते हैं एडिटोरियल पेज पे, और यही मुख्य है हमको जो पढ़ना है, जो डिस्कशन करना है। सारे आर्टिकल हमेशा डिस्कशन करने वाले नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कशन करेंगे, समझ गए यहाँ तक। चलो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, देखो कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है, आउट ऑफ लाइन। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नया पॉइंट नहीं है, मैंने पढ़ के देख लिया है, और हम कोविड वाले आर्टिकल बहुत दिनों से मतलब हर जगह पर हर वीडियो में देख रहे हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, समझ गए। अब
और कौन सा आर्टिकल देख लेंगे, देखो एक ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, सीज द फायर, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये भी देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट अच्छे हैं, ये वाले आर्टिकल भी हम पढ़ें। तो कुल मिला के 3 आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट है। चलो इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं अब एक एक करके। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं आउट ऑफ लाइन। आप भी देखते चलना, आपको मजा आएगा इसमें। देखो सबसे पहले आउट ऑफ लाइन का क्या मतलब है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि देखो अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे, सब जानते हैं इस चीज़ को। वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद क्या हुआ कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बन गई, उन्होंने शपथ ले ली मुख्यमंत्री की, और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा वहाँ वायलेंस हो गया, बहुत ज़्यादा वायलेंस का सामना करना पड़ा। तो लोगों को एक दूसरे को मार रहे थे, या बीजेपी के जैसे कहीं बीजेपी का कोई अगर कोई निशान बना है किसी के घर पे, या कमल का फूल बनाया, या वोटिंग का कोई प्रचार बनाया, तो उन लोगों ने क्या किया, उनके घर जला दिए। वहाँ के कुछ लोगों ने उनको मारा पीटा, बच्चों को खदेड़ के ले गए, इस टाइप की हरकतें कर दी। तो वहाँ थोड़ा वायलेंस हो गया वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में जब वायलेंस हो गया तो वहाँ के गवर्नर हैं जो है धनखड़ साहब ने क्या किया, विजिट की। तो विजिट की कहाँ पे, एक कूच करके एक जगह है बिहार में, वहाँ पे विजिट की। तो वो उन्होंने क्या करा कि ये जो उन्होंने ऐसा किया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क था जो उन्होंने किया। यानी देखो कोई भी गवर्नर होता है, आप जानते हैं वो पहले किसी ना किसी पार्टी का होता है, बाद में उसको कोई पार्टी गवर्नर बना देती है किसी स्टेट का। तो अब हमारे लिए यहाँ इन गवर्नर साहब ने क्या कहा क्या कुछ नहीं कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमको अब उठानी है सीधे लक्ष्मीकांत। देखो ये पढ़ने के तरीके होते हैं, समझ लो इसको कि बात यहाँ गवर्नर की हो रही है। तो अब गवर्नर ने क्या किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो दैट इज अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है गवर्नर की वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है प्रेसिडेंट की तरह, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया, ये कूच में बिहार में जाके उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बयान दिया वायलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, हमको उठानी है लक्ष्मीकांत उठा के हमको पढ़ना है गवर्नर। ध्यान रखना, ऐसे ही तैयारी करनी है आपको। गवर्नर पढ़ के बस ये देखना है कि गवर्नर की फंक्शनिंग क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, समझ गए। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर कैसे फंक्शन करता है किसी बिना पॉलिटिकल किसी पार्टी को फेवर किए हुए, बस यही हमारा टास्क है। इतना समझ गए, इस आर्टिकल में यही है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। देखो दोस्तों यह है आर्टिकल नंबर 2 और यहाँ क्या लिखा है, सीज द फायर। सीज द फायर का मतलब है जो आपस में लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्लीज उसको सीज कर दो, यानी उसको बंद करो, स्टॉप करो। सारा वर्ल्ड यही कह रहा है। अब किस किस में लड़ाई चल रही है आप सबको पता है। देखो एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ ऊपर इस जगह पे आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वो मैंने कल बनाया है, उसमें पूरी जानकारी है, एक एक शब्द की जानकारी है, पूरा कंसेप्ट कि इस युद्ध के पीछे की वजह क्या है और ये क्यों हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो कल नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सीज द फायर का मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गाजा और हमास और इजराइल और पैलेस्तीन इनके बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पर सिविलियंस मर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे वो एक फुल फ्लैश वॉर का रूप लेती जा रही है। इसलिए सब लोग कह रहे हैं उसको सीज करो, वो फायरिंग को। क्यों? अब आप एक बात बताओ, देखो गलती तो इजराइल की भी नहीं है। हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन है जो कि सपोर्ट करता है पैलेस्तीन को। मैंने आपको कल फिगर दिखाया था, ये इस फिगर में देख लो कि वो क्या करता है, सपोर्ट करता है पैलेस्तीन को। हमास एक आतंकवादी संगठन है। अब उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं, उनको हमास पहुंचा रहा है। हमास के पास कहां से हथियार आ रहे हैं, अमेरिका से चोरी छुपे, या ईरान। जो ईरान है वो सपोर्ट करता है डायरेक्ट इजराइल के खिलाफ किसी भी कंट्री को, समझ गए आप। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो वॉर चल रहा है इसमें क्या किया, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर 1800, कितने दोस्तों, 1800 रॉकेट दाग दिए। अब किसी कंट्री के ऊपर 1800 रॉकेट आप दाग दोगे तो वो चुप थोड़ी बैठेगा, ऊपर से वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डिग्निटी वाला कंट्री है, तो भाई जाहिर सी बात है वो रिटेलिएट करेगा। तो उसने रिटेलिएट करा, तो दूसरी में क्या हुआ, फलस्तीन वगैरह में यहाँ पे 60-70 लोग मर गए। अब उन्होंने इधर से कोई चीज़ फेंकी तो इधर भी 2-4-10 लोग मर गए। इसमें एक इंडियन नर्स भी मरी है, जो मैंने कल के वीडियो में बताया, आप उसको देख लेना टाइम मिले तो आपको। तो इंडियन नर्स भी मारी गई। तो ये सब चीज़ चल रही है, इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये अब फुल फ्लैश वॉर बन जाएगा, प्लीज़ इसको रोक दो। ये जो गाजा पट्टी है ना, यहाँ पे मतलब ये छोटे छोटे इलाके हैं, लेकिन अब ये सब मिलके इसको बोल रहे हैं कि इजराइल को सबक सिखाओ। बाकी अरब कंट्रीज़ भी इसी में मिल गई हैं कि इजराइल को सबक सिखाओ। तो ये अब एक बड़ा युद्ध ना बन जाए, इसलिए इस आर्टिकल में ये कहना चाह रहे हैं कि जो बॉम्बिंग हो रही है उस बॉम्बिंग में ना तो इजराइल के बड़े लोगों का नुकसान हो रहा है, ना हमास और ये जो पैलेस्तीन गाजा पट्टी के लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है, सिविलियंस का। जैसे वो भारत की नर्स मर गई बेचारी, बच्चे मर गए कुछ, तो सिविलियंस को बख्श दो और इस चीज़ को बंद करो, बस यही कहना चाह रहा है ये आर्टिकल, सीज द फायर। चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो साथियों, ये है नेक्स्ट आर्टिकल और ये कहना चाह रहा है कि लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं आर.के. विज साहब। इन्होंने क्या किया है कि जिन लोगों के माता पिता यानी दोनों मॉम एंड डैड दोनों मर गए हैं कोविड-19 की पेंडेमिक में, तो उन लोगों को, वो लोग हो गए अनाथ बेसहारा, तो उन लोगों के लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। उन लोगों की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, मौलिक धर्म है।
तो इन्होंने यही कहा, इन साहब ने, ये जो आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं दोस्तों। इन्होंने कहा है कि कुछ, देखो इन्होंने क्यों कहा है ये भी समझो, कि कुछ एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है, वो क्या करते हैं, हेल्प के नाम पर बच्चों को, जो अनाथ हो जाते हैं उन बच्चों को हेल्प के नाम पर ले जाते हैं और उनको इलीगली रखते हैं, या तो दुकानों पे, होटल्स पे और ऐसी घटिया जगहों पे इनको काम करवाते हैं, यानी बाल मजदूरी। तो जब चाइल्डहुड लेबर होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक देश के लिए बहुत गलत बात है। दूसरी बात क्या करते हैं ये लोग, कभी कभी इतनी हिंसा पे आ जाते हैं कि इनकी आंखें फोड़ देते हैं, इनको लंगड़ा लूला बना देते हैं और उसके बाद इनसे भीख मंगवाते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और खुद पैसा कमाते हैं। तो ऐसी चीज़ ना हो, इसीलिए इन आर के विज साहब ने ये चीज़ गाइडलाइंस दी हैं एक आर्टिकल के जरिए, और इन्होंने कहा है कि भाई ऐसे लोगों की हेल्प करना जरूरी है जिनके मम्मी पापा कोविड-19 की पेंडेमिक में किसी भी तरीके से क्षति पहुंची है या मर गए हैं। इन्होंने कुछ पोर्टल्स दिए हैं दोस्तों, इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि लिंक है, यानी आप सबसे पहले तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से संपर्क करें, सीधा नंबर है 1098, आप इस पर कॉल करें, वो लोग वहां से आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, समझ गए। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि एक इंडिया का सिंगल नंबर है, पैन इंडिया सिंगल नंबर 112, आप इस पर कॉल करें, वो लोग आएंगे, आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे, समझ गए। इन्होंने तीसरी एक गाइडलाइन दी है, इन्होंने सीधे सीधे बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, आप उससे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इन सब में से किसी पे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पुलिस थाने में जाएं, पुलिस थाने में जाकर वहां एएसआई, या तो एएसआई की रैंक हो या जो डीएसपी की रैंक हो, इस टाइप के जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क करें, नीचे की पोस्ट वालों से संपर्क ना करें, वरना वो आपको करप्शन में धकेल देंगे, आपका शोषण करेंगे। तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स इन्होंने पास किए हैं और इन्होंने कहा है कि जो मतलब आर्टिकल 39 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि जो टेंडर एज होती है, छोटे बच्चों की जो एज होती है, उसके अंदर आर्टिकल 39 के अंदर अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इस पैंडेमिक में अगर कोई ऐसी घटिया हरकत कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप ऐसी भी कोई चीज़ कहीं देखते हैं आसपास तो उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट थाने में कर दें, आपको फिर कुछ नहीं करना, पुलिस अपना आप देख लेगी, समझ गए। तो ये दोस्तों आज का न्यूज़पेपर था। इसके अलावा और थोड़ा सा बिजनेस पेज पर मैं देख लेता हूँ अगर कुछ मिले तो, वैसे मुझे कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें मिला नहीं आज। देखो दोस्तों ये आर्टिकल थोड़ा सा है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ये एलिफेंट वाला कि 186 एलिफेंट किल्ड ऑन रेल ट्रैक्स, जो रेल के लाइनें होती हैं उन पर 10 साल में लगभग इतने हाथी मर गए हैं वहाँ पे। तो इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा डेटा दिया है, इस डेटा को तो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये दिया है कि कितने हाथियों की कहाँ मौत हो गई है इन इलाकों में। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये कहा है कि की मीजर्स हमने क्या क्या लिए हैं। देखो आपको की मीजर्स थोड़े से बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने ये कहा हमने बहुत सारे की मीजर्स लिए हैं और उन की मीजर्स में हमने क्या किया है कि लगभग 212 करोड़ रुपये हमने MOEFCC के अंडर दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा 212 करोड़ रुपए दिए हैं और सबसे ज़्यादा रुपए दिए गए हैं केरला को 35 जो है करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद सबसे लोएस्ट जो फंड दिया गया है वो दिया गया है पंजाब को 1.82 लाख। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा हमने बहुत सारे मीजर लिए हैं और इन डेथ्स को हम जल्दी कर्व कर लेंगे, तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल था दोस्तों लास्ट का। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ है आयरन डोम वाली। तो आयरन डोम क्या होता है, वही वाला जो मिसाइल सिस्टम है, उस मिसाइल सिस्टम की न्यूज़ है, वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो दोस्तों मैं आपको ये लास्ट आर्टिकल है, इसको और बता देता हूँ, इसके बाद आप अपना आराम से न्यूज़पेपर पढ़ लेना, आधे घंटे में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कहना चाह रहे हैं एज कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसीफाइज इजराइल पाउंड्स गाजा। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटेंसीफाई होता जा रहा है। देखो ये रॉकेट है, ये कासम रॉकेट हैं जो हमास की तरफ से इस टाइप से छोड़े जाते हैं, और ये है इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर की क्या चीज़ है, जो इजराइल और पैलेस्तीन में युद्ध चल रहा है तो इजराइल के पास इंटरसेप्टर है, हाईली इफेक्टिव इंटरसेप्टर है। ये क्या करते हैं, स्पीड को पहचान लेते हैं। आपने देखा होगा विदेशों में दोस्तों कि इस टाइप के एक डंडे से पे मीटर लगे रहते हैं, और यहाँ से अगर कोई बहुत तेज बाइक या कार लेके जाता है तो ये मीटर जो है वो चिट निकाल के दे देता है और यहाँ तक कि स्पीड भी बता देता है कि आप कितनी स्पीड से यहाँ से गए थे, इसीलिए आपका चालान कट गया, पैसे भर दो और अपने गाड़ी के कागज ले जाना, अपनी गाड़ी ले जाना, ठीक है। तो ये इंटरसेप्टर का मतलब होता है वो स्पीड को ट्रैक कर लेता है। तो जब ये आते हैं यहाँ से रॉकेट, तो ये इनकी स्पीड को ट्रैक करके यहीं डिस्ट्रॉय कर देता है इनको। ये पावर है इजराइल की, ये बहुत ही हैवी है। अब इनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे नॉर्थ कोरिया है, इस आर्टिकल की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। अब नॉर्थ कोरिया के पास बहुत ही हाईली इफेक्टिव रॉकेट्स हैं। अब वो क्या करते हैं, अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये तो मान लो आपने पकड़ लिया, ये इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 70 किलोमीटर तक की रेंज होती है ये जो इंटरसेप्टर है इसका, इजराइल का। तो उन्होंने कहा कि आपने हमास के रॉकेट तो पकड़ लिए, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के रॉकेट हैं वो अलग टेक्नोलॉजी के हैं, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, तो उनको क्या पकड़ पाएगा ये। तो इस चीज़ पे अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए ये थोड़े से डाउटफुल चीज़ है। यूएनएससी ने कहा है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो उन्होंने कहा है कि ये बढ़ता जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक वर्चुअल मीट रखें। तो कल एक वर्चुअल मीटिंग होगी
इसी चीज़ के ऊपर कि भाई आप इस विवाद को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे टेबल पे बैठ के, समझ गए। आयरन ड्रोम क्या होता है? आयरन ड्रोम ये होता है कि देखो कभी भी जैसे कोई ऐसे करके मिसाइल आ रही है तो उस मिसाइल को ऐसे करके, जैसे राम और रावण युद्ध लड़ते थे ना, तो सामने सामने से कभी भी वो उसको ख़राब नहीं करते जो रॉकेट आता है। उसकी एक अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे ऐसे करके रॉकेट जा रहा है तो जो दूसरी मिसाइल है जो इंटरसेप्टर, वो क्या करता है, ऐसे इसके बगल में आ जाता है और खुद को फाड़ लेता है। अब खुद को फाड़ लेता है तो फिर उसके साथ ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस टाइप से वो नष्ट करता है ऊपर की साइड। ऐसे राम रावण के तीरों की तरह नहीं करता, आगे आमने सामने आवाज़ आती थी टी 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 टी, वो वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यही आज की न्यूज़पेपर था और मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।